आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, ये इनका ताल्लुक़ हमारे गांव कोटला बाग आज़ाद कश्मीर से है। और कोटला बाग आज़ाद कश्मीर शुमाली बाग का एक खूबसूरत गांव है। तो ये वो अजीम शख्सियत हैं जो उस दौर में साबिक़ वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल बिरपानी रहे। और इसके अलावा ये एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं। इनका बहुत सारे गाँव के जो सियासी और समाजी खिदमत थी, उसमें इनका बहुत अहम किरदार इन्होंने अदा किया। स्कूल, जहाँ तक स्कूलों की बात हो, सड़कों की बात हो, तामीराती काम की बात हो, बिजली की बात हो, या यहाँ तक कि गाँव को एक अलग हैसियत दिलाने की बात हो, उसमें इनका जो नाम है वो नुमायाँ है। तो आज मैंने इनसे टाइम लिया है और इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ज़ाहिर है ये बीमार भी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनसे इनकी जो यादें वो इनसे पूछें कि इनका बचपन कैसा गुज़रा, जवानी कहाँ पे गुज़री, इन्होंने क्या जॉब की, और ये इन्होंने जो सियासी जदोजहद की वो कैसे की। तो इनका नाम यासीन खान है। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, खैर खैरियत है? अल्लाह का करम है, शुक्र है, बस गुजारा करते हैं। बीमारी से थोड़ा मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। जी जी, अल्लाह। तो चल फिर नहीं सकता हूँ, ये व्हील चेयर पे हूँ। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको अपने बचपन से, आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, आपकी तारीख़ पैदाइश आपको याद है कि आपकी तारीख़ पैदाइश कब की है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मुझे इतना सा याद है कि मैं 47-41 की पैदाइश होऊंगा, क्योंकि 4-5 साल का बच्चा जो है चलता फिरता है ना। जी जी। तो मैं 47 में जो जंग लगी थी डोगरे के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त मैं चलता था, प्लेन जगह पे चलता था। तो पहाड़ी इलाके में जब जंग लगी है तो हम भागे। तो मेरे बड़े भाई साहब अल्लाह मफ़रत करे उनकी, वो मुझे उठाते थे, कभी कभी उठाते थे, कभी चलाते थे ऐसे। तो मुझे होश नहीं है, वो बताते थे ऐसी बात। तो बाद में हम उस तरफ चले गए, परली तरफ सादक मोड़ा। तो उस वक्त लड़ाई में बड़ी अफरा तफरी हुई, तो लोग जो है भाग गए। मकान हमारे गांव सारा जल गया, तो एक आध मकान बचा था। अच्छा। और काफ़ी लोग शहीद हुए हमारे कोटले में। और ये मोहम्मद शेर खान साहब और ये शेख साहब की एक बेटी थी, और बहुत लोग थे, मुझे याद नहीं रहे। और कई लोग ज़ख्मी किए, मारे उन्होंने बड़ी बुरी तरह। तो कुछ लोग नूरगले के यहाँ शहीद हुए, ये गली में उनका कब्रिस्तान है। अच्छा। हमारे पुराने लोगों का। तो बात यह है कि ये वक्त तो गुजर गया। बाद में हम उधर से वापस आ गए दूसरे तीसरे दिन। जी जी। तो देखा तो गांव सारा जला हुआ है। हम फिर चौकी चले गए। अच्छा। तो वालिद साहब चौकी में नामदार मोहम्मद हुसैन खान मारूम के घर, उधर हम रहे। इतना मुझे याद है कि मेरे ख्याल में 48 का दौर था क्या। तो हम वहाँ, ये नागे की चूर एक जगह है कोटरी नजम में। जी जी। तो उस वहाँ वो किसी सिख का मकान था, बीच में एक नाग का बूटा था। तो उधर मैं और हमारे भाई साहब मीर हुसैन खान थानेदार जो है ना, जी जी, ये भी थे, बड़े थे। तो हम वहाँ पौड़ी के ऊपर आते जाते थे, ऊपर चढ़ते थे, इतना मुझे याद है। जी जी। बाकी नहीं कोई याद। तो बस वो उसके बाद ये हुआ कि हमारे बड़ों ने गांव में एक मास्टर रखा हुआ था, पढ़े हुए नहीं थे लोग उस वक्त। तो वो अपना मुंशी मोहम्मद कासिम साहब सूफे के रहने वाले बड़े नेक आदमी थे, बड़े अच्छे, बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दी उन्होंने।
हमारे गांव के लोगों के जब बढ़ के यहाँ आके पढ़ा करते थे। स्कूल नहीं था, बाहर बैठ के पढ़ते थे। और मुझे वालिद साहब ने दाखिल कराया, लेकिन मैं कायदा थोड़ा सा पढ़ा तो वो इतने नेक थे कि वो तख्ती के ऊपर उखरे निकाल के ना ये पट्टी लिख के देते थे। तो उस पर खुशखती उनके पढ़े हुए बच्चे जो है बड़ी खुशखती से ख़त वगैरह लिखते हैं। तो फिर ये हुआ कि मेरे एक चाचा साहब भाई मोहम्मद सईद खान महरूम ये बकरी वगैरह चराते थे। तो मुझे शौक़ पड़ा, उनके साथ वो मुझे ठग के ले जाते तो मैं स्कूल से गायब हो जाता। अच्छा। तो उसके साथ फिरता रहा। तो बाद में मेरे मामू साहब उन्होंने एक बकरी मुझे दी, यहाँ आए हुए थे हमारी ढोक में। अच्छा। तो एक चाचा साहब ने भेड़ दी, तो वो भेड़ बकरियाँ मैंने चराई और फिर इतनी पैदावार बनाई कि काफ़ी सारा उनको हम बेच बिठा के घर का ख़र्चा चलाते थे। वालिद साहब मेरे शुरू में कहीं जाते थे, कारीगर थे वो। जी जी। तो बाद में ज़िंदगी सारी उन्होंने घर में गुजारी, ज़िम्मेदारी करते थे, मकई वगैरह धान लगाते थे। तो बस मैं फिर बकरियाँ चराता रहा। तो वो बकरियाँ हम बेच के घर का ख़र्चा चलाते थे। ये भाई साहब हमारे घर से एक दफ़े छुप के भाग गए कहीं। अच्छा। तो वो साल 6 महीने गायब रहे, तो बड़े परेशान हम लोग रहे। अच्छा। तो बाद में अल्लाह ने किया वापस आ गए, यहाँ कहीं मरी के पिंडी में कहीं थे। तो बड़ा कठिन वक्त था उस वक्त। तो वो मैं बकरियाँ वगैरह चराते थे। हम जो है ग्वाले जाते थे जंगल में। तो बर्फ़ में बड़ा मुश्किल वक्त गुज़रा। तो उस वक़्त ये जूतियाँ वगैरह नहीं होती थी, हम वो जो है फूलें बना के ना, जी जी, ये मूंछ की, तो वो पहन के जाया करते थे। तो कभी टूट जाती थी तो हम कपड़े बांध के पाँव के साथ तो आते थे जंगल से। जी जी। तो बात यह है कि आज तो बड़ी दुनिया एडवांस है ना, सारी चीज़ें हैं। उस वक्त कुछ नहीं होता था। हम लोग का अपना देसी निज़ाम था हमारा, मकई ये चावल वगैरह घर में धान वगैरह अच्छा। लगाते थे, तो वो ही इस्तेमाल करते थे। तो बस खर्चा हमारा चलता था घर में। वैसे करते करते मुझे शौक़ चढ़ा ये लट्ठे के कपड़े किसी को लगे हुए देखे तो हमें भी शौक़ हो गया, हम लट्ठे के कपड़े पहने। अच्छा। तो मैंने वालिद साहब को कहा कि यार मैं जाऊंगा नौकरी करने पिंडी। तो कहने लगे कि नहीं तुम यही काम ठीक है करो। तो मैंने कहा नहीं, उस वक्त मेरे पास कोई 35-40 बकरी भेड़ें थी, अच्छा। बेचते थे हम। और उस वक्त बहुत सस्ता ज़माना था। एक बकरा व्यापारी एक आया तो मेरे से मांगने लगा, तो मैंने कहा कि मैं नहीं देता हूँ। तो वालिद साहब कहने लगे कि यारो दे दो अगर ये मांग रहा है। तो उसने 40 रुपये कीमत गाया। तो मैंने कहा कि चलो दे दो। तो मैंने इनकार किया तो वालिद साहब कहने लगे कि दे दो यार, इसको क्या है, मतलब ज़रूरत नहीं है हमारी, और हैं बकरे। तो उसने मुझे 5 रुपये और दिए। अच्छा। जब मैंने बकरा दे दिया तो उसने पकड़ के तो देखा तो 5 रुपये और दिए, यानी वो 50 का उस वक्त बिका, जब बैल वगैरह भी जो है 50-60 200 से ज़्यादा नहीं थे। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। तो मैं आ गया सन 1957 नवंबर 57 में मैं पिंडी आ गया। अच्छा। तो भाई मेरा जो है बड़ा इधर पिंडी में था, एक जगह काम करते थे। तो उनके पास में आया तो वो कहने लगे कि तू क्यों आया। तो मैंने कहा ये बस मैं इधर काम करूँगा, नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे कचहरी के पास एक आग साहब थे मिंटगुमरी के रहने वाले, जी जी, उनके पास छोड़ा। तो मैं उनकी
बच्चियों के साथ पैदल जाया करता था स्कूल छोड़ने के लिए, बस से उठा के और लालकुर्ती, तो लालकुर्ती से वापस कचहरी आता था, तो उनको जाके लाता भी था, छोड़ के भी आता था। वहाँ से सौदा छोड़ के जाते थे, वो ले आता था घर में। तो बस ये मेरी काम रहा। 2-2.5 साल मैंने उनके घर में गुजारे। जब ज़रा होशियार हो गया तो फिर मैंने कहा कि अब मैं ये नौकरी नहीं करता हूँ, तो मैं उनसे छुप के भाग गया। अच्छा। तो बाद में मैंने कहा कि अब मैं ये घर के काम नहीं करता हूँ किसी का, तो मजदूरी करने लगा। लेकिन सीमेंट का तोड़ा नहीं उठा सकता था, मैं छोटा था, तो वो मिस्त्री के साथ में तकारी में सीमेंट वगैरह उठा के देता था। यहाँ सेक्टर नंबर 1 में काम चल रहा था, तो उधर वो मेरे भाई जो है काम करते थे ना, वो चपरासी थे। जी जी। तो बस ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, और काफ़ी वक्त गुजारने के बाद जो है ना, मैं सन 1962 में मैं भर्ती हो गया कश्मीर अफेयर्स में, चपरासी। अच्छा। और फिर ये हुआ कि सन 62 में वहाँ भर्ती हुआ मैं, तो 1-2 साल मैंने वहाँ काम किया। वहाँ एक ऑफिसर थे, उनसे मेरा कोई अच्छे ताल्लुकात न रहे, तो उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया कॉमर्स में। अच्छा। तो कॉमर्स का दफ्तर जो है सेक्टर नंबर 2 में था, तो मैं वहाँ चला गया। जी जी। सेक्टर नंबर 2 में तो चोट में मैंने वो वहाँ जो है ना, ये क्या उसको कहते हैं, अयूब खान के बड़े लड़के, उनका गौर अयूब, हाँ, उनकी एक यहाँ कारों की दुकानें थी। अच्छा। तो मैं वहाँ चला जाता था शाम को, दिन को, और रात को ड्यूटी करता था रिसेप्शन में। तो वहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा ड्राइवरी का काम सीखा। बाद में ड्राइवरी सीख ली मैंने। सन 64-65 में कराची से एक बदली हो के आए, अजीज़ इंसारी साहब एक थे, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे उसमें आए कॉमर्स में। तो उन्होंने मुझे साथ लगा लिया, तो मैं चपरासी की ड्यूटी उनके साथ ही करता था, गाड़ी भी चलाता था। तो बस वो ऐसे करते करते मैं ड्राइवरी में चला गया। और सन 1965 की जब जंग शुरू हुई है, तो मैं सेक्टर नंबर 2 में ही था। सुबह सुबह के टाइम जनरल मोहम्मद अयूब खान ने तकरीर की कि मेरे अजीज़ हमवतनों, मक्कार दुश्मन ने हमारे मुल्क को ललकारा है, जंग शुरू कर दिया है, तो उठो और डट जाओ दुश्मन के सामने। तो हम उछला करते थे, इतना गस गस, अच्छा, इतना यानी जज्बा था हमारा। तो बस वो जंग के दौरान में मैं अपने इस्लामाबाद क्वार्टर अलॉट था मुझे, ये G611 में। तो मैं अपने क्वार्टर में सोया होता रात को 1-1:30 बजे, जब इंडिया ने बम मारे, एक 7 का बाद में गिरा, एक रेडियो स्टेशन के पास, एक वो चूर में। अच्छा, इस्लामाबाद में बम गिरे? हाँ नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो मैं पलंग से झटके से नीचे गिर गया। अच्छा। ख्वाब से उठा तो बहुत लोग खौफजदा हो गए। रात का वक्त ब्लैकआउट होता था। तो फिर ये हुआ कि दिन को हम दफ्तर जाया करते थे, रात को बिजली बंद करके सो जाते थे। पेट की जंग 17 दिन जारी रही। जी जी। लोगों ने बड़ा जज्बा दिखाया। हमारे मुजाहिद जो है आज़ाद कश्मीर के, ये वो आगे तक गए, अपना इस्लामाबाद जम्मू तक कई लोग गए मुजाहिद, और ऐसे
कई उधर ही शहीद हो गए, वापस ही नहीं आए, तो कई वापस भी आए। ये ऐसा वक्त जो है तकलीफ़ का देखा। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी थी कि गवर्नर अमीर मोहम्मद खान था, पंजाब का गवर्नर। अच्छा। तो उसने तकरीर की कि मेरे मुल्क में अगर कोई एक पैसा भी किसी चीज़ का बढ़ाया किसी ने या कोई गायब की, तो मैं उसको दीवार के साथ चुन दूंगा, गोलियां मार के। तो अल्लाह का फजल ये रहा कि सब चीज़ मौजूद रही, लेकिन ये हुआ कि असले की कमी हो गई। हमारी फैक्ट्री एक ही थी वाह में। तो बाद में ये हुआ कि भुट्टो साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, सेक्रेटरी एक नंबर में बैठते थे। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा में इन्होंने वो जंग बंदी की करारदाद फाड़ी कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे और हर सूरत जो है ना कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। तो वो करारदाद जब उन्होंने फाड़ी तो ये पाकिस्तान में जितना बच्चा खच्चा बड़ा बूढ़ा सब लोग जो है उसके हमायत में हो गए, अपना जुल्फ़िकार भुट्टो के। तो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उन्होंने वहाँ तकरीर की तो वो करारदाद भी फाड़ दी। तो खैर ये हुआ कि बाद में ये रूस वाले ने बुलाया, इतना मुझे याद नहीं कि सदर कौन था, पेटगोर्नी था या कौन था। तो उसने बुलाया ताशकंद में। तो ये वहाँ जब गए सारे जी जी, तो सदर अयूब को अंदर बुलाया, शास्त्री को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि भाई जंग बंदी करें। तो अयूब खान ने कहा कि नहीं, जंग नहीं बंद करते। तो वो रूस के जो सदर है उसने कहा कि भाई अयूब खान आपके पास जो है असला 2 दिन का रह गया है, और जो अमेरिका है इसका 7वां बहरी बेड़ा कह रहा है कि हरकत में आया है, तो वो जिस जगह है उसी जगह है, आया नहीं है। तो आपको धोखा दे रहे हैं। तो आपको ये इसलिए जंग लगी है आपके साथ कि ये जो आपने बेडवेयर का अड्डा खाली करवाया था अमेरिका का, ये उसके बदले में अमेरिका ने ये किया है। तो आप ऐसा करें, जंग बंद करें। खैर ये हुआ कि उन्होंने अंदर समझौता करा दिया। ये अखबार में बयान आते थे, हमें क्या पता कि क्या हुआ, लेकिन अखबार में पढ़ा करते थे। बात के मैंने वो सर्विस जो है ना 7-8 साल की छोड़ दी ना। जी जी। तो मैं चले गया प्रेस में, गवर्नमेंट प्रेस में, वहाँ टेस्ट दिया ड्राइवर में। तो वहाँ नौकर हो गया। अच्छा। तो ये जो इस्लामाबाद की प्रेस है उस वक्त बिल्डिंग बनी हुई थी, तो अंदर जो मशीनरी है जी जी, ये उस वक्त तो ये आती थी कराची से। तो हम रेलवे स्टेशन से लाते थे मशीनरी। तो मैं ट्रक पे लाया करता था यहाँ क्या नाम है इस्लामाबाद। तो मशीनरी उतार के हम अंदर फिटिंग करते थे। वो जो है जर्मनी वाले जिन्होंने मशीनें दी थी वो भी थे। तो यहाँ एक बंगाली मैनेजर था रहीम, बड़ा तेज़ तराज, बहुत अच्छा हमदर्द। जी जी। तो उनके साथ असिस्टेंट मैनेजर जो है डिप्टी मैनेजर भट्ट साहब, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा। तो मैं उनके साथ ड्यूटी करता था। तो बस वहाँ करता रहा मैं तकरीबन, कुछ याद नहीं रहा कितना अर्सा किया। अच्छा। फिर ये हुआ कि ये आज़ाद कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है K98 का एक उधर वर्कशॉप था। तो उधर वैकेंसी निकली ड्राइवरों की। तो मैं आज़ाद कश्मीर की करके मैंने कहा कि अपने मुल्क में जाऊं। मैं उधर भर्ती हो गया। तो मुझे ट्रांसफ़र किया पिंडी से, उन्होंने हेडक्वार्टर से उन्होंने ट्रांसफ़र किया मुजफ्फराबाद। जी जी। तो मुजफ्फराबाद में मैं आया तो इधर मुझे एक डॉक्टर वफा साहब थे। जी जी। और एक मलेरिया के डॉक्टर थे हमारे दिरकोट के, मुझे याद नहीं रहा क्या नाम था। तो मुझे सफरी शफा का नाम दे दिया उन्होंने कि आप लोग जो है ना, ये एक डिस्पेंसर थे अशरफ साहब, वो मेरे साथ तो हम जाते थे बरारकोट और ये चुकोठी और ये ऊपर ढन्ना किचली। अच्छा। उधर नस्तानी नसहरी
ये इलाके में हम जाते थे, वो दवाइयाँ लोगों को लगा के, कैंप लगा के 2-2 4-4 दिन तो दवाइयाँ देते थे लोगों को, मरीज़ों को। तो वो नौकरी बाद में ये हुआ कि वो पहले मेरे जो साहब थे, इंसानी साहब, जी जी, वो कोर्स पे गए हुए थे जब मैं नौकरी छोड़ के गया था कॉमर्स में। तो वो आए तो उन्होंने फ़ोन करके वफा साहब को कहा कि ये मेरा ड्राइवर है, इसको वापस भेज दो। अच्छा, वो मुझे कहने लगे ये बात है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं मिलूँगा जाके उनसे। मैं आया, उनसे मिला तो वो कहने लगे आ जाओ, मैं आपकी सर्विस बहाल करा दूँगा। तो मैं वहाँ से इस्तीफ़ा दे के वापस चला गया 2 साल के बाद। तो वहाँ जाके वो जो ऑफिसर थे हमारे एडमिन के, वो उन्होंने पहले झांसा दिया उसको कि हम भर्ती कर लेंगे, बाद में उन्होंने नहीं किया। अच्छा, तो वो मुझे फिर प्राइवेट ही साथ ले गए लाहौर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उनकी ट्रांसफ़र हुई, तो उधर चले गए हम। तो उनके साथ रहा कोई 2 साल। अच्छा, फिर मैंने वो प्राइवेट नौकरी छोड़ के तो वापस इस्लामाबाद आ गया, टैक्सी चलाई वहाँ राजा बाज़ार में। अच्छा, तो ऐसे करते वक्त गुजारा। तो बाद में एक हमारे बहुत अच्छे नेक असिस्टेंट मैनेजर हुआ करते थे, फ़हीमुद्दीन साहब, अच्छा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग रहे। फ़हीमुद्दीन साहब ने ये किया कि फ़ोन करके किसी को कहा कि ओ यासीन अगर कहीं मिले आपको तो वो मेरे पास भेजो उसको। अच्छा, तो वो एक ड्राइवर थे हमारे असगर साहब इधर हज़ारे के, वो कहने लगे यार ऐसे फ़हीमुद्दीन साहब आपको तलाश कर रहे हैं। फिर मैं लाहौर उनको मिलने गया। तो फिर आप जो बाहर गए, बाहर कब गए आप बाहर भी रहे? सुने ना, अच्छा, प्रेस में मैंने सन 1977 तक सर्विस की। 1977 में 77 के 11वें महीने में मुझे पता चला कि लीबिया के लिए भर्ती हो रही है ज़राअत के महकमे में। अच्छा, तो मैंने वहाँ अम्बेसी में जाके टेस्ट दिया तो पास हो गया। तो मैं बस वो पासपोर्ट जो है ना उसके ऊपर मेरा ख़र्चा आया 80 रुपये। अच्छा, तो बाकी वो चार्टर्ड जहाज़ पे हम चले गए। 77 के 11वें महीने में मैं चला गया लीबिया। तो वहाँ ज़राअत के महकमे में मैं गाड़ियाँ चलाता रहा, ट्रेला वगैरह ये वो, दरख्त लगाना ये वो, लेके आता था लेके जाता था। तो वहाँ मैं 6.5 साल सर्विस की। और उस दौरान में मैं आया छुट्टी। अच्छा हाँ, एक और बात मुझे याद आई कि हमारी ये मस्जिद कच्ची सी होती थी ये नाड़े के पास, कोटला में। अच्छा, तो ये वज़ीर फारूक साहब और मैं यहाँ इस्लामाबाद में थे ना, तो जब हम जा रहे थे तो मैंने वज़ीर फारूक साहब ने, हमने दोनों ने ये कहा कि अब बाहर हम चले गए तो सबसे पहले इस मस्जिद के ऊपर टीन लगाएंगे। अच्छा, मेरा ऐसे शुरू से जो है ना, यानी इस तरह रुझान था कोई अच्छे काम करने के लिए। तो हम जब उधर चले गया, मैं तो 1979 तक जो है मेरा वीज़ा नहीं लगा हम सब लोगों का। और मेरी वालदा साहब फोत हो गए तो उस वक़्त जो है मैं वीज़ा लगा के घर आया। अच्छा, और वहाँ से हम अप्रैल में आए तो ये उम्रा करके आए। मैं उधर से उम्रा करके आया। यहाँ जब आया तो पता चला कि हमारा जो गर्ल्स स्कूल की टीचर थी, ये अपना आलिया चाचे की लड़की, तो वो यहाँ से बदली करा दी गांव वाले या गुलबादशाह ने, तो वो चली गई तो स्कूल ही बंद हो गया। अच्छा, डेट दी मुझे कि मैं भाग आऊँगी तो आप वहाँ मुझे मिले और वो पहले पता करते कि क्यों ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ जब आई तो हाई स्कूल में मैं गुलबादशाह साहब को घर से बुला के लाया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो आए तो कह रहे कि मीटिंग हो रही है, तो बाहर खड़े रहे थोड़ी देर। तो बाद में कहने लगे कि यार मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप बोल देना कि वो कह रहे कि मेरी इजाज़त है, लगा लें उस टीचर को। अच्छा,
तो जब ये बात हुई तो मैं दरख्वास्त मैंने दी तो उन्होंने ये किया कि वो डीओ कहने रही कि आप के कोटले में मकानियत नहीं है, इसलिए ये स्कूल यहाँ से शिफ्ट हुआ है। तो मैंने स्टाम्प पेपर के ऊपर जी जी 4 कमरे अपने बंगले के लिख के दिए कि जब तक स्कूल की जगह नहीं बनती तो ये मैं वक़्फ़ करता हूँ स्कूल के लिए। अच्छा। तो आप ये टीचर को वापस भेजें। तो वक़्फ़ हो गई, वो दरख्वास्त मंजूर हो गई। तो उन्होंने टीचर वापस आर्डर किया उसका, तो वो छुट्टी लेके चली गई। अच्छा। बनी बसारी की। उसके बदले में बाद में उन्होंने ये किया कि वही जो अलिया चाची की बेटी थी वो कहीं टालकाजी हुई थी उस वक्त, तो उसको वहाँ से वापस भेजा। तो वो भी छुट्टी लेके इस्लामाबाद चली गई। फिर मैं इस्लामाबाद गया, अली असर साहब से मैंने बात की। तो मैंने कहा कि यार ये इनको कह के ये हाजिरी दे दें, तो ये जो छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियाँ बेशक गुजारें। ऐसे करके मैंने घर स्कूल बाहर कराया। फिर जो है ना 79 से लेके 84 तक जो है ना मेरे बंगले पे बच्चियाँ पढ़ती रही। अच्छा, आपके घर में पढ़ती रही? हाँ, घर में पढ़ती रही और ऊपर पौड़ी लगी थी। तो बस बड़ा वक्त अच्छा गुजर गया। 84 में मैं आया। जी जी। तो फिर मैंने ये किया कि प्रोग्राम बनाया कि स्कूल की अलग बिल्डिंग होनी चाहिए बच्चियों के लिए। अच्छा। तो मैंने तजवीज़ दी कि ऐसे करते हैं, बच्चों का स्कूल बनाते हैं ऊपर। जी जी। ये ऊपर जो जिस वक्त जो इधर बिल्डिंग है अभी इस वक्त। जी जी। तो कोई कहने लगा, अफसर खान कहने लगा कि वो नीचे बनाए अपना थपले में, कोई कहने लगा गली में बनाए, कोई कह फलानी जगह बनाए। तो मैंने कहा कि यार ये जगह माकूल है, वो गर्मियों के लिए भी सर्दियों के लिए भी, तो ये जगह होनी चाहिए। तो बाकी लोग जो है राजी नहीं हुए। तो अल्लाह जन्नत से करे, शेरदाद साहब वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो बात कह रहे हैं यही बात होगी। अच्छा। बस सब हम लोग इसमें इत्फाक करें। तो मैंने कहा कि ये करते हैं कि ये मैं इसकी तामीर के लिए चंदा करते हैं जी। तो स्कूल बनाते हैं ऊपर, तो ये बच्चे पढ़ाएंगे। बच्चे ऊपर चले जाएं तो ये पानी के नज़दीक बच्चे रहें, ताकि यहाँ जब ये मिडिल स्कूल होगा तो ये आने जाने में औरतों को पानी लेने में मुश्किल नहीं होगी। तो ऐसे करके मैंने स्कूल के ठेका दिया मैंने 25,000 में। तो मुकर्रर किया हमने फी घर 100 रुपया, बाहर जो लोग हैं उनके लिए 500 रुपया। लेकिन चंदा कोई 6,000 हुआ तो नहीं हुआ चंदा। तो मैंने अपने पास हैं पैसे दे के ठेका दिया, मिस्त्री लाया मैं पोर्ट से। तो वो बट्टे छट्टे काट के उन्होंने 18-24 का कमरा पक्का तामीर किया। सारा खर्चा मैंने बाकी किया। तो वो उनको जगह भी लेके दी रहने के लिए। खैर वो बाद में चले गए। तो वक्त मैं क्या बताऊं, इश्तिहाक बात यह है, आप पूछ रहे थे कि ज़िंदगी कैसे गुजारी है। मैं वापस आया हुआ था तो मैं बस इससे फ्लाई कामों में चक्कर शक्कर में लगा रहा। तो स्कूल का ये हुआ कि चंदा शंदा नहीं जमा होते, जो मैंने अपने पास से सारा की सीमेंट वगैरह बंदोबस्त करके खोदे भी लाते थे पादर से, तो रेत वगैरह। तो 18-24 का कमरा तैयार कराया हमने। तो मेरे को 30-35 हज़ार लग गया। अच्छा। हाँ, तो ऊपर चादरें डाली मैंने, तो डाल के बच्चों को शिफ्ट किया ऊपर। उस वक्त तो हमारे हेडमास्टर थे जायद साहब। तो शिफ्ट किया हमने। तो सेटिंग हो गई थोड़ी। तो साथ ही ये हुआ कि 84 में आगे नवंबर का महीना आया ना जब, जी जी, तो उस वक्त तो मैंने यहाँ शरीफ साहब की बच्ची की शादी में हम लोग इकट्ठे थे। तो मैंने सबसे अपील की कि ऐसा करें कि हम सड़क निकालते हैं। अच्छा, सड़क अपनी मदद आपके तहत तो ये चल जाएगी सड़क, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। पदर से तब
पदर तक सड़क बनी थी? नहीं, उस वक्त सड़क नहीं थी, पदर तक पैदल हम आते थे, खोते लाते थे सामान। अच्छा। ये इब्राहिम साहब भी चलाते थे, अजीज भी चलाता था, अयूब एक अजीज का भाई जो है, एक दूसरे अजीज का, वो भी, तो सामान लाते थे पदर से। तो मेरी मकान की चादरें जो है ना, जी जी। पूरे गांव वगैरह मजदूर वगैरह तो एक साल में बड़ी मुश्किल से जमा हुई थी वहाँ कोटे में, 174 में। तो बात यह है कि बड़ा मुश्किल था, रास्ता सही नहीं था। तो लोग इनकार हो गए, कहने लगे कि जी पहले हम लोगों ने जाके खुदाई शुरू की थी, तो पत्थर वाले ने रास्ता नहीं दिया, पत्थर मारे और हम छोड़ के आ गए थे, तो रास्ता नहीं होगा। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, इधर से ले जाते हैं हम खुदाई करके, तो जहाँ तक रास्ता मिलेगा वहाँ तक ले जाएंगे। तो उधर से मैं जीप जो है ना वो खेड़ के एक एक पुर्जा करके ला के आगे फिट करूँगा, डीजल पेट्रोल वहाँ से लाया करेंगे डाल के, तो आगे रास्ता हम अच्छा ऐसे करके चलाएंगे। ऐसे करके मैंने एग्री किए, तो कह लगे कि अच्छा ठीक है, एक हफ्ते का टाइम दो। हम सुलेमान साहब और अफसर खान कहने लगे कि हम पदर वाले से बात करते हैं, वो रास्ता देंगे हमारा। तो मैंने कहा कि जी ठीक, एक हफ्ता नहीं बल्कि 2 हफ्ते दे दें। तो 2 हफ्ते के बाद जो पहला एतवार होगा तो इंशाल्लाह हम रोड शुरू करेंगे। तो उन्होंने जाके बातचीत की, तो उन्होंने आगे से तरखा दिया कि अभी कोई बंदोबस्त नहीं है हमारा, जो आगे हैं ज़मीन वाले हैं, कोई कराची है कोई कहीं है, तो बाद में बात करेंगे। जब उन्होंने आके बताया तो मैंने कहा ठीक है, एतवार को हम जाएंगे। एतवार का दिन आया तो सुबह मैं निकला घर से पैल लेके कहीं। अच्छा। तो ये मेरे भाई भी मेरे साथ नहीं गए, रज़ाक और नसीम, मैं अकेला ही नीचे गया। तो मुझे देख के तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, शरीफ साहब और अपना ये अपना अजीज के वालिद, जी जी, क्या नाम था उनका, जिनको ज्यादा कहते थे, हाँ जुमशेद खान, ये दोनों मुझे देख के तो ये भी आगे नीचे, आगे से हमने इम्तियाज ले लिया गोगा साथ। हो गया हम 4 आदमी। तो गए पुल के पास, शुरू किया हमने। पुल के पास एक पत्थर था, वहां से गुजरते हुए टक्कर लगती थी पैदल। अच्छा। तो उस पत्थर को हमने आग लगा के नीचे से गर्म करके फटाया और वहां से थोड़ा रास्ता शुरू किया। तो मास्टर कबीर साहब हमारे स्कूल में पढ़ाया करते थे, तो वो गए तो कहने लगे यार अब मुझे नजर आ रहा है कि ये रोड निकलेगी। तो 2 दिन हम 4 ही आदमी हम जाते रहे। तो तीसरे दिन ये हमारे भाई नसीम साहब और ये गए रज़ाक और कोई 2-4 आदमी और गांव के। तो ऐसे करते करते हमारा गांव पूरा मुकम्मल इकट्ठा हुआ। तो ये जो स्लाइड हुई है यहाँ तक हम आ गए, खुदाई करके 3-4 फुट रास्ता। हाँ, ये सुफे, ये जो नीचे सुम वाले जंगल के पास, तो इस स्लाइड के पास जब हम पहुंचे तो जबड़ वाले के आगे। तो ऐसे करते हुए आगे जब आए तो मुंशी साहब हमारे जो मास्टर हुआ करते थे, वो उस वक्त घर में रहते थे, पढ़ाते नहीं थे। तो वो जनाब बच्चे लेके आ गए, बच्चे छोटे छोटे उनको पत्थर लेके बिठाए हुए। तो कहने लगे कि ये जो है ना ऐसे ज़मीन खराब नहीं करने देंगे हम। मुझे कहने लगा कि भाई तुम्हारे इतने पाँव नाजुक हैं कि तू पैदल नहीं चल सकता, तो सड़कें कर रहे। मैंने कहा जी बात यह है कि हमारे बाप दादा फूले लगाते थे, अब हम जूती लगाते हैं, तो नहीं चलते लोग, मुश्किल है हमारी। तो आप ऐसे कर रहे रास्ता दे दे। चलो बड़ी मुश्किल से मैं उसको टरखा के मैं घर ले गया, चाय शाय पी उसके घर। तो इतनी देर में उसकी ज़मीन से हम निकल गए। अच्छा। आगे जाके हमने ये जो है ना अपना मजीद दुकानदार चोरी मर गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इनके घर के पास आगे ले जाके हमने छोड़ दी। हमने कहा कि अब चलते हैं रत्न वाले से पूछते हैं कि किधर से लाएंगे वो सड़क। तो या सेवर से पूछते हैं, पत्थर से पूछते हैं। तो हम गए पहले सेवर। तो सेवर वालों ने हमें जुमे वाले दिन, हम जुम्मा भी पढ़ा मस्जिद में, सेवर वाले ने यह किया कि कहने लगे कि ऐसा करो कि पहले आप जाके पत्थर से लें जगह, उसके बाद सेवर कालू वालों से ले, तो फिर हम दे देंगे जगह।
खैर ये बात हुई तो बाकी सब लोग चले गए, तो मैंने 3-4 आदमी को रोक लिया, एक अफसर खान साहब और एक सलमान भाई, सलमान चाचा। मैंने कहा कि आप लोग इधर ठहरे, बैठते हैं, बात करते हैं। मैंने इनको कहा कि ऐसा करते हैं कि हम वापस चलते हैं, शाम को जब लोग इधर उधर हो गए तो हम वापस गए सेवर कालू। रात को अल्लाह जन्नत नसीब करे हम नंबरदार शेरजहां खान के घर पहुंच गए, तो उधर हमारे वो जो रज़ाक साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे वो फोत हो गए, कबीर भी फोत हो गया। वो सारे उन्होंने ये किया कि लोगों को इकट्ठा किया, सेवर कालू सारे इकट्ठे हो गए रात को। तो रात को 12 बजे तक हमारी महफिल लगी रही। तो उन्होंने लिख के दिया कि सेवर कालू की किसी की ज़मीन से भी जो सड़क गुजरेगी तो हम रास्ता देंगे। अच्छा। तो 1 बजे हम नीचे चले गए, एक खान फैमिली से ताल्लुक रखने वाले, उनकी थोड़ी सी जगह थी वहाँ। मैंने उनसे भी जाके मैंने और रज़ाक ने रात को 1 बजे जो है तो उसने भी इजाज़त दे दी कि ठीक है हम देंगे। तो जब ये बात हो गई तो फिर मैं चले गया कहाँ, पद्धर जाके ज़ीर शाह साहब फोत हो गए अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको मैंने कहा कि आप पद्धर से हमें रास्ता दें। तो वो कहना है कि जी रास्ता अभी नहीं हो सकता है, कि इसलिए कि वो सूबेदार साहब का भतीजा जो है इस समय वो कराची में आया, पता नहीं ये कौन है, तो वो जब तक नहीं आए तो आगे रास्ता नहीं हमवार होगा। मैंने उसको पेशकश की कि मैं 3 आदमियों का हवाई जहाज का टिकट आपको दूंगा आने जाने का, तो आप जाएं और जाके उनको ले आएं। तो वो हंसने लगा, कहने लगा यार बड़ी ऊंची बातें करते हो। मैंने कहा नहीं यार मजबूरी है हमारी। तो खैर उसने जब इनकार किया तो मैंने कहा कि बात यह है आज जुमेरात है, तो एक बात मुझे बताएं, आप बड़े अच्छे सैयद के लड़के हैं और खुद भी महफिल करते हैं, तो आप ये बताएं कि आप सड़क के हक में हैं या नहीं, हमें सड़क देंगे या नहीं। हमें हक में हूँ। मैंने कहा ये पक्की बात है? क्या लगा ठीक है पक्की बात। मैंने कहा कि अच्छा दूसरी जुमेरात तक मैं आऊँगा, फिर आप सोच के जवाब दें। दूसरी जुमेरात से पहले मैंने सर्वे किया माल का अकेले फिर के। अच्छा। तो जब उधर से सर्वे करके मैं वापस आया तो मैं ये क्या नाम है अफराक शाह साहब पीर, ये एला पीर जो है ना शेरी पीर थे, वो मिल गए मुझे। तो मैंने उनसे कहा यार ऐसे बात है, मैं सड़क निकालना चाहता हूँ, तो इधर से रास्ता नहीं दे रहे, तो नीचे से आऊँगा। तो उसने कहा कि वहाँ ये जो मोहम्मद अकबर है मिर्ज़ा, उसने थोड़ी सी जगह कवर की हुई है, तो बाकी उधर से आ जाए तो मेरी ज़मीन वक़्फ़ है आप लोगों के लिए, मैं जहाँ से भी आप जाएंगे देंगे हम। तो मिर्ज़े के घर में गया, जुमेरात वाले भी भाई साहब इब्राहिम खान जबड़ वाले, उनको भी साथ लेके रात को हम सवारी गए उसके। तो वो कह रहे हैं कि नीचे से जाओगे तो ऐसा है कि वो जो मैंने 8 लगाए हुए है, जितना रास्ता आपको चाहिए वो काट के तो बाकी 8 लगा के देना। मैंने कहा ठीक है, वो लगा दिया हमने, लगा देंगे हम। ऐसे करके उनके हो गई तैयारी। तो मैंने ज़ीर शाह साहब से जुमेरात को जाके कहा कि बात यह कि आज मैंने आपसे रास्ता लेना है। तो वो कह रहा भाई अभी बात ही नहीं हुई है किसी से, वो कोई तो क्या कैसे रास्ता। मैंने उसको कहा कि मैं नीचे से जाऊंगा माल से, तो जब उधर से ऊपर चढ़ूंगा ना तो पहले आपकी ज़मीन आएगी, तो आप मुझे दे दें। कह रहा यार उधर से कैसे होगी, हो नहीं सकती। तो मैंने कहा नहीं वो तो मेरी जिम्मेदारी है। तो कह रहा है क्या उधर से लोगे तो फिर इधर से नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं, इधर की आपके जिम्मे बकाया है। हाँ, तो बस ऐसे बात हो गई। तो उसने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने इतला दी, रत्नोई कोटला जब्बड़ सब हम लोग इकट्ठे होके तो एक दिन तैयारी की हमने। तो खुदाई की फिर है? खुदाई के लिए तैयारी की। मैंने इतला दी कि वहाँ आ जाओ रोड खुदाई के लिए। तो आ गए लोग। तो हमने उधर
मिठाई वगैरह बांटी, दुआ कराई। अब मोहम्मद अकबर मनास जो है वो चेयरमैन हुआ करते थे साहब का, जी जी। उनसे दुआ कराई। तो हमने वहाँ से रोड स्टार्ट की। सुबह स्टार्ट जब की तो पत्थर वगैरह थे, तो मैंने कहा कि ऐसे बस आप लोग काम करें। तो आज आफाक शाह साहब कहने लगे कि जब ऊपर चढ़ेंगे, हाँ उससे पहले मैं एक बात भूल गया सच, वो अपना वो राजा रफीक साहब नहीं थे, जी जी। मेंबर जिला कौंसिल थे साहब का, उनकी ज़मीनें आती थी बीच में। तो मैं उनके पास गया एक दिन रात को, तो उसको मैंने कहा कि यार ऐसे करके वो आप, मैंने बाकियों का रास्ता की देख यार, आगे आगे आपकी ज़मीन आएगी तो आप हमें रास्ता दे दें। तो वो कह रहा ठीक है आ जाना, कल तो मैं आपके साथ चलूँगा। जब हम वहाँ से निकले, हम तो जनवरी का महीना था, दिसंबर जनवरी का, तो बारिश लगी थी। तो जब हम एलम में पहुँचे तो वो कभी मुझे कहे कि नाड़े के पास से फेर के लाओ, कभी के पढ़ के नीचे से जाओ। तो मैंने कहा कि अगर पढ़ के नीचे से जाएंगे तो ऊपर जो सेवर कालू वाले हैं ये इतराज़ करेंगे, तो नाड़े की तरफ जाएंगे तो एलम की सारी ज़मीन हमें लेनी पड़ेगी। तो हम ऐसे आएंगे सीधा। खैर बारिश और ये बर्फबारी लगी हुई, तो हम दोनों फिर रहे। तो सर्दी में जो है उसने कहा कि अच्छा नीचे से जब आओगे तो यहाँ दरम्यान में से मोड़ लगा के ले जाएं। तो ऐसे करके इजाज़त हो गई। तो हमने फिर वो नीचे से शुरू की जिस दिन। उस दिन आफाक शाह साहब कहने लगे, पीर आफाक शाह के मेरे बड़े भाई हैं आज़द साहब, अगला हिस्सा उनके पास है तो उनसे भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने कहा वो उनसे ले लेंगे, चलें। तो वो कहना वो तो हैं आजकल रावलाकोट गए हुए पीरी बीरी करते हैं, तो उनके पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलते शाम को। मैं दिन को आदमियों को लगा के शाम को उनके साथ लेके तो हम चले गए बाग। तो बाग से बैठे हम तो जाके अर्जा उतरे, अर्जे से बैठे तो रावलाकोट जाके उतरे, वहाँ से बैठे तो द्रेक से उतर के तो हम गए हुसैन कोट। हुसैन कोट में पता चला कि पीर जो है आफाक शाह साहब वो पनवरी के इलाके में पहुंच गए, उस किनारे पे। यार उस वक्त सूरज ग्रूब हो रहा था, तो हमने सोचा यार क्या करें, जल्दी है भाई आगे वो काम कर रहे हैं। तो हम रात पूरी चलते रहे। वो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह रास्ता देने वाला। सर्दियाँ तो मैंने एक कोटी पहनी हुई थी, तो हम बस चलते रहे। रास्ता हमें मिलता रहा, कोई जब आदमी आगे से किसी का मकान मिले तो हम पूछे फलाने गाँव में हमने जाना है तो किधर से। ऐसे करते करते हम 11:30 बजे पहुँच गए पीर साहब के पास। तो वो अभी मुश्किल से लेटे थे, तो जाके हमने जगाए तो वो बड़े उठ के, तो उन्होंने चलो रोटी शोटी दी वो घर वालों ने हमें। तो वो पीर साहब कहने लगे कि बड़ा अफसोस है सरदार साहब, आप यहाँ क्यों आए, इतनी तकलीफ काटी आपने। ये अल्लाह की ज़मीन है, आपको जहाँ से चाहिए काट के ले जाए जितनी मर्जी, तो आपको नहीं आना चाहिए था। वो भाई को कहने लगे यार तुमने ज्यादती की इनके साथ। मैंने कहा नहीं पीर साहब, बात यह है कि ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, हम आपसे इजाज़त दें तो ये सदका जारिया है। तो खैर उन्होंने इजाज़त दी। रात को हम उतरे तो सुबह हम चले वहाँ से वापस। तो शाम को जब मैं पहुँचा इधर हिला, तो ये जो है नीचे माल से रास्ता काट के गाँव दो ये पढ़ के ऊपर आ गए थे ज़ियारत के पास। तो उधर आके मैंने उनको कहा कि हाँ, वो लोग चले गए थे घर इधर उधर। तो 2-3 आदमी इंतज़ार कर रहे थे मेरा, एक अकबर भाई, सुलेमान चाचा और अफसर खान। अच्छा। तो जब मैं उनको मिला तो कहते लगे कि आगे आप लोग तो चलते हैं। तो ये आज़म साहब जो है सेवर वाले मर गए, अल्लाह के नसीब करे, वो कह रहे कि रात को हमारे मेहमान हैं आप। हम रात को सारे उसके घर चले गए, बाकी लोग चले गए घर। तो जाके उससे रात को बातचीत की। तो सुबह उठ के ना, रात को जब वहाँ गए तो वो खाना पका रहे थे, तो मुझे निमोनिया की कसर हो गई। वो जो सर्दी में फिरता रहा, मैं बेहोश हो गया था। वो पलटे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे कोई होश नहीं आया। जब उन्होंने देखा बुखार है, कोई गोली छोड़ी उन्होंने दी कहीं। मैं सुबह को 3 बजे मुझे होश आया सर्दी के टाइम में। तो उस वक्त तो
सीधा हमारा चाचा कहने लगा भाई मैं आवाज़ देता हूँ रोटी दें वो। मैंने कहा नहीं अभी आवाज़ नहीं दें, बस सुबह होगी देखा जाएगा। सुबह उठ के तो मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके तो वो सुलेमान चाचा और अफसर खान पहले निकल गए क्योंकि वो कहने लगे कि हमारे आदमी आ रहे हैं। तो मैं उठा देर से, तो मैं नाश्ता करता रहा, वो चले गए। नाश्ता करके तो मैं तो आज हम दोनों उतरे ये सेवर कालू के स्कूल के पास से नीचे। तो हिला जब पहुँचे ना तो मेरी उल्टी लगी खून की। अच्छा। खून की उल्टी लगी तो वो डर गया, आजम डर गया। उसने सोचा कि यार इसको पता नहीं क्या हो गया, तो ये मेरे जिम्मे लगेगा। तो वो आके हिलना लोगों के सामने कुछ आके ना मुझे कहने लगे यार ऐसी इसको तकलीफ है। तो वो चला गया। मुझे वहाँ से पता नहीं सिनेमा चाचा या कौन मेरे साथ गया, तो मैं गया भाग जाके ये नहीं मेडिकल हाल के डॉक्टर के पास में पहुंचा। तो मैंने उसको कहा कि ऐसी तकलीफ है मुझे, तो ये नहीं नाज जो है बड़ा लायक आदमी है। तो इसने मुझे देखे तो गोलियां, काफ़ी सारी कैप्सूल गोलियां दी। तो कहा के ना उधर सीमेंट अपना लेंटर के ऊपर चरपाई पड़ी थी, मैं उधर सो गया, होश नहीं। शाम को 4 बजे मुझे होश आया तो उसने उठा के टीका छिड़ा लाया। तो कहने लगा कि आराम है? मैंने कहा हाँ कुछ आराम है। तो मैं वापस सुजुकी में बैठ के तो जब पादर पहुंचा तो आगे मैं जा रहा, तो फिर मुझे उल्टी लगी। तो इतने में केडी साहब आ गए। अच्छा। वो बाग की तरफ जा रहे थे। तो कहने किधर जा रहे हो? मैंने कहा यार आगे बंदे काम कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, सड़क में कोई रुकावट हो या गलत हो जाए सर में। तो वो कहने यार मर रहे हो? तो उसने पकड़ा मुझे, सुजुकी में उठा के ले आया वापस। तो वहाँ मैनेजर साहब एक थे, उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। उन्होंने रात को दवाइयाँ वगैरह दी। 1 दिन में वहाँ डिटेन रहा, बाद में वापस गया, ठीक हो गया। तो इतनी देर में ये दरम्यान में मोड़ गलत हो गई। अच्छा। तो ये लोग ऊपर चले पहुँच गए कहाँ? सेवर कालू के आदमी में। मैं आया तो फिर यहाँ ये मोहम्मद सैन लोहार जो है ये सीधा रास्ता कहने लगा कि सीधा नहीं देता, हमें ऐसे मोड़ दो तो फिर आगे जाओ। तो मोड़ दे के हम जो है ना ऊपर चौधरी के ढोबे में चढ़े। तो उसके मकान के पीछे से ऐसे रास्ता जब आगे निकाला तो आगे कह रहे कि चूना लगाया उन्होंने नीचे ना, चूना लगाया उन्होंने ये लोहार की ज़मीन से ऐसे ऊपर। तो आगे ये मीरू के महल्ले से टर्न दिया। हम रात को चले गए। तो सुबह जब हम आए तो वो चूना जो है ना लाल खान ने नीचे फेर दिया ऐसे करके। तो खैर वो आगे हमने कहा कि जिस तरह रास्ता मिलता है। तो इस बड़ी जो स्ट्रगल है आपकी, उसके बाद ये जो सड़क कोटला में पहुंची थी, किस दौर में जाके पहुंची? जो कोटला तक पहुंची, ये कब जाके पहुंची? ये मैं बताता हूँ आपको। ये हुआ ये कि ये 84-85 इसमें हम खुदाई करते रहे। अच्छा। पहुंच गए कहाँ? सुफे तक पहुंच गई। तो फिर मैंने कोशिश किया कि कोई जीप मिले तो ये चलाए इस रोड पे, तो कोई नहीं। तो फिर मैंने एक जीप ली, अपनी गाड़ी ले लिया और गाड़ी ली और वो लाके पिंडी में ठीक कराई, मरम्मत कराई, सारा चीज़ बदली की। फिर मैं उसमें पहली दफ़े मैं लेके गया सामान इस चौधरी अजीज़ का। अच्छा। ये यहाँ इसके घर के पास पहुँचे थे हम। तो ये दुकान करता था घर में, तो इसका सामान लेके मैं गया। तो ये जो पहले टर्न थे काफ़ी सारे, ऐसे में जब उधर पहुँचा तो नहरें मारे इन्होंने, आज रेशम साहब ने और सब लोगों ने। अच्छा। नहरें मारे। तो पार रखने वाले ने देख के तो बड़ा जोश दिलाया नंबरदारों को कि यार वो एक वो चौधरी करीम हुआ करता था, वो कहने लगा कि 200 रोड़ी कोटला की, तो वो रोड लेके चले। तो रत्न इतना बड़ा गाँव है, रोड नहीं निकाल रहा। तो वो दूसरे दिन आके उन्होंने मीडिया से हमारी रोड से लिंक निकाल के रोड निकाली, उन्होंने आगे ले गए। तो हम जो है वहाँ तक हम लाते थे सामान, आगे लोग उठा के ले आते थे। फिर हम पहुँच गए सुफे। अच्छा। सुबह जब पहुंच गए तो इधर स्टॉप हो गया। अच्छा।
आगे ना निकली, गर्मी आ गई तो इधर उधर शिफ्ट हो गए हम। जी जी। दरमियान में भी बड़ा, हाँ नहीं वहाँ किधर, वो तो बड़ा की बात है। भेड़िया आके रुक गई नंबरदार इब्राहिम खान के ज़मीन में। वो रजनवी वाले आगे जो है ना छुप गए, रास्ता नहीं गए हमारे कि हम इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे। तो बड़े पूरी हम उसको फिर तेरे ढोक में कि चल के आप रास्ता दें। कोई कहे कि ये इधर से लेके आओ अपना करीम खान के करीम चौधरी के मकान के पास से, कोई के बेड़िया से। वो नामदार इब्राहिम ने जिद लगा दी कि नहीं हम इधर से नीचे से लाएंगे। तो फिर जो ये हुआ कि बंदरे तो मंगर में दोबारा हमने स्टार्ट किया। हमने कोटले वालों को कहा कि चलो भाई वो रत्न नहीं आती है तो चल कर हम खुदाई करते हैं। तो वहाँ से जाके शुरू की तो काफ़ी चढ़ाई थी, वे तो बदली हो गया बहुत। आपको नहीं पता, आप बहुत छोटे थे। सर्वे चेंज किया, ऊपर खुदाई करके हम ले आए। तो जब सुबह पहुँच गई ना तो फिर ये हुआ कि ये वो नहर जब मारा तो उन्होंने शुरू की पार। तो ये मैंने दरख्वास्त दी कि पादर से कोटला रत्न रोड जो है इसको नहीं, इस पर गैन लगाई जाए या इसको पक्का किया जाए। तो वो दरख्वास्त मेरी चली गई कहाँ, PWD के चीफ इंजीनियर के दफ्तर में। वहाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने ये किया कि ये 85 में जो इलेक्शन हुए थे, 86 में बलदियाती इलेक्शन हुए। अच्छा। तो उसमें मैंने इलेक्शन भी लड़ा। अच्छा, आपने इलेक्शन लड़ा भी? हाँ इलेक्शन लड़ा। तो रत्नवी के वार्ड से मैं मेंबर लोकल काउंसिल बन गया। अच्छा, कितने वोट थे आप? कितने वोट से जीते थे आप? मेरे वोट कुछ 40-50 ज्यादा थे। अच्छा। हाँ, इसलिए कि हम 3 आदमी थे ना, एक भाई साहब आमिर खान और एक नंबरदार शेखजहां खान कलसा वाले। अच्छा। तो वो रह गए कलसा वाले, तो मैं और आमिर खान जीत गए दोनों। तो अच्छा, एक और बात बताऊं, यहाँ दरमियान में ये बात आ गई कि 84 में मैं जब आया ना वापस, तो मैं बाद में आया जाया करता। तो ये गुलबाजा साहब के साथ हमारे गांव का तनाज़ा था, ये डूंगे का 85 कनाल जमीन काश लगी हुई थी उनकी। तो हमने वो केस लगा दिया अस्कर ने और मैंने, दोनों ने। तो उस सिलसिले में मैं जाया करता था दफ्तर में। तो इधर ये इसाक साहब के बेटे हैं मुश्ताक साहब, जी जी, ये वहाँ नादर हुआ करते थे उसके तहसीलदार के। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आपके कोटले की एक दरख्वास्त है इधर पड़ी हुई, ऊपर से इकरार करके आई है वापस। तो उस सिलसिले में आप लोग अगर कुछ करें तो। मैंने कहा कि वो अपना इलेक्शन हुआ था ना बल्दिया की, जी जी, मुझसे पहले। तो मेरे भाई साहब मारूम मिर्जमान खान, वो जो उधर जीएनए बन रहे थे ज़िले में, अच्छा, और इलेक्शन लड़ रहे थे ख्वाजा में। तो ख्वाजा वाले वोट नहीं डालने दे रहे थे, उन्हें झगड़ा हुआ। तो वहाँ झगड़े की वजह से उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि हमें गांव अलग दिया जाए या हमारा पोलिंग स्टेशन अलग किया जाए। तो वो दरख्वास्त ऐसी पड़ी थी। तो फिर वो मैंने पता करके लिया कि क्या इतरा। तो ये था कि ये जो वहाँ के नंबरदार हैं ख्वाजा के और रत्न के, ये उनसे तस्दीक ली जाए कि वाकई ये 3 अपना ये गांव दूर रहता है, अलग चेक है, और ख्वाजा से 3 मील दूर है। तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वो मैंने मिनट मुताज करके नंबरदार इब्राहिम खान और नंबरदार इफ्राहिम खान ख्वाजा वाले, इन दोनों से बयान लिए मैंने। इन्होंने तस्दीक दी। तो वो मिसर चलाई और फिर मुजफ्फराबाद गई। तो मैं साहब से फ़ोन करा कि मैं कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर माल के पास। तो वहाँ से जदोजहद करके साल के अंदर ही जो है 1.5 के में गांव हमारे का नोटिफिकेशन हो गया, अलग गांव हो गया, अलग गांव बन गया।
अलग गाँव बन गया। पुलिस स्टेशन सन 85 का जो है मैंने दरख्वास्त दे के कहा कि उधर हमारा झगड़ा होता है तो हमें रत्नोई के साथ अटैच किया जाए। तो हम रत्नोई के साथ अटैच हो गए। तो बल्दिया अपना असम्बली के इलेक्शन 85 के हमने पोलिंग जो है ना रत्नोई जाके की। अच्छा। तो जब बल्दियाती इलेक्शन आया तो मैंने वहाँ से दरख्वास्त दी कि हमारा पुलिस स्टेशन बल्दियाती जो है ना जाबड़ कोटला का कोटले में होना चाहिए। मतलब तो ये हमारे दोनों गांवों का वार्ड बन गया इधर। तो हम कोटले में वोट डाले हमने। तो इधर हमारे कोटले के साबित सब वोट मुझे मिले। रत्न से 40-45 वोट लिए मैंने। तो मैं बन गया मेंबर। फिर मैं खुद ही अकेले फिर के तो ये मनासू को मैंने डिस्ट्रिक्ट के वोट दिए थे ना सारे। अच्छा। तो उनसे मैंने 4 वोट लिए चेयरमैन के लिए। अच्छा। तो ख्वाजे के इब्राहिम साहब, वो क्या नाम था उनका, अकबरदाद साहब, वो मेंबर थे। तो वो इनकार हो गया कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा। तो मैंने फिर जाके एक सरोड़ से बशीर साहब होते थे, मैं और मुनीर गए वहाँ। एक वोट उधर छिड़ दिया मैंने। तो 5 वोट ही रखे थे, 6 वोट इधर 7 में उधर छिड़ दिया। तो मैं क्योंकि वो बीरपानी वाले नहीं मानते थे, उन्होंने कहा चेयरमैन ही हम लेंगे। तो वह चेयरमैन ही आपकी। अच्छा। तो ऐसे करके मैं वाइस चेयरमैन बन गया। तो वो चेयरमैन जो है वो कम आया करता था। तो ज़्यादातर मैंने ही काम चलाया चेयरमैन ही का। फिर आपका नाम भी जो है पता जो है चेयरमैन ही पड़ गया। हाँ चेयरमैन पड़ गया। तो ये हुआ कि बाद में फिर मैंने ये किया कि वो बंदोबस्त के दौरान बोझा कोटला का अलग मैंने बनाया। अच्छा। फिर बंदोबस्त हुआ तो उसमें अलग गांव बन गया। फिर ये है कि क्या नाम है इसका, ये मैं साहब जब स्पीकर बने तो मैंने उनकी दावत की यहाँ। तो कोटले का मिडिल स्कूल कराया मैंने। अच्छा गर्ल्स स्कूल का तो मैंने बताया। हाँ, वो मैंने ट्रांसफर ऐसे कराया। तो गर्ल्स स्कूल रह गया। तो फिर ये हुआ कि कोटले का मिडिल स्कूल हो गया। अच्छा। साहब हेडमास्टर आ गए। तो बिल्डिंग ऊपर शिफ्ट की। जब तो बादशाह साहब ने दरख्वास्त दे दी कि ये गलत हो गया, हमारा स्कूल जो है ना गलत शिफ्ट करा दिया है। वो मेरे और हेडमास्टर के खिलाफ केस चल गया। डीओ थे इधर वो सैयद हसन शाह साहब, उनके पास। तो फिर मैं साहब ने तस्दीक दी कि ये मैंने इजाज़त दी थी स्कूल शिफ्ट करने की। तो इसलिए शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे करके स्कूल ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर बंदोबस्त के दौरान में मैंने ये स्कूलों की ज़मीन अलग कराई। अच्छा। तो दूसरा स्कूल जो है ना मिडिल कमर साहब के दौर में हुआ, जो पैकेज दिया उन्होंने। तो मैं जाके उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, आपने अच्छा पैकेज दिया, अल्लाह उनका भला करे। वो इस बात में बहुत सही है। बेशक हम अलग थे लेकिन मानते थे हमारी बात। तो ऐसे करते हुए करते करते ये काम ऐसे हो गया। अच्छा। तो पुलिस स्टेशन हमारा अलग हो गया, गांव भी अलग हो गया। अच्छा, सड़क का भी हो गया। फिर मैंने मेरे हिसाब से डिस्टेंस लिया कोटला कुला की और रत्नवी के हाई स्कूल का ऐलान कराया जाके। उनके जब हमारे कोटले में रात को इधर रहे तो सुबह मेरे से गए कहाँ रत्नवी। तो वहाँ ऐलान कराया। सन 85 में हाई स्कूल हुआ रत्नवी का और 86 में जो है जाबड़ का ये स्कूल बना, मस्जिद स्कूल। तो ऐसे करके बड़ा स्ट्रगल चलता रहा। तो करते कराते मैं वाइस चेयरमैन बन गया। तो वो जो मैंने मनास को वोट दिए थे ना, आस्था मनास को कोटले के सारे वोट दिए थे। तो उसके बदले में उसने वो अपना रशीद साहब ने उसने मुझे दिए कितने 62 खंबा एक ही दफे डाला। अच्छा। पदर दुकानों के पास। तो मैंने बिजली का प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया। हाँ, बिजली का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो
एक मखमली गुल था, एक स्वाद का ठेकेदार, और उसके साथ बादशाह गुल। ये इन दोनों को मैंने ठेका दिया 300 रुपया फी खंबा ढुलाई का। अच्छा। तो 26,000 मैंने अपने अकाउंट से निकाल के पैसे उसको दिए। तो मैंने कहा कि गांव वालों से चंदा लेंगे, तो चंदा बस किसी ने 100 खंड दिया। ये सूफे का 600 रुपया आया, तो कोटला जाबड़ का पता नहीं कितने आए, कुछ पता नहीं है। बहरहाल मैंने दे दिया, खंबे लगवा दिए। खंबे लगवा दिए। फिर ये हुआ कि जब मैंने इसके ऊपर लाइन बनाई, तो अपनी जेब पे रात को मैं ढुलाई करता था बिजली का सामान। दिन को मजदूरी करते थे, रात को जाके मैं सामान लाता था फ्री। हाँ, ये वो क्या नाम है इसका, क्रास वगैरह, ये खंबे अपना, इसके ऊपर इंसिनेटर, दूसरे तीसरे सामान। फिर ये है कि मैं एक ही दफ़े मैंने 12 लैन में जो है ना लिए मुख्तार आबासी साहब से। तो लैन जो है ना बेड़िया से शुरू की, तो पार गई रत्मी अपना नहीं, ये नीचे डिम्बा। तो कोटला जबड़ की रखूला की लाइन हमने बनाई, ये जबड़ कोटले तक आ गई। छोटे खंबे थे 22-40 खंबा था बड़ा। तो ये हुआ कि वो दिन रात करके हमने वो लाइन बनाई, और मैंने उनको जगह जगह खाना जिनको पका के देते थे। बेड़ियाँ वाला जो है उधर घर जो मिलता था, इधर ऊपर सामान में देता था, वो पका देते थे लोग। तो खैर बड़े अच्छे तरीके से मैंने लाइन बनाई। फिर मैंने मीटर लिए, फिर मैंने तारें ली, फिर वो ला के उनको गाँव में घर कर लगाया। हाँ, जितनी लाइनें बनी हुई थी, खंबे जहाँ जहाँ पहुँचे थे वो लगा के तो बिजली स्टार्ट कराई। तो ख्वाजा और रत्न वाले दुश्मन बन गए मेरे, कि इसने सारा काम अपनी सड़क भी अपनी तरफ ले गया, बिजली भी ले गया, ये हुआ, तो ये बड़ा गलत आदमी है ये वो। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं इब्राहिम साहब को जो लाइन बताता वो नहीं सुनते। तो उन्होंने लाइन कहा कि नीचे से आएगी, तो नीचे से वो डिम्बे तक ही पहुंची। अगर वो इधर से ले जाते ऊपर चली जाती स्कूल के पास। तो ऐसे करके बड़ा वक्त गुजारा ऐसे। तो फिर ये हुआ कि क्या नाम है इसका, बिजली भी चल गई, और वो मैंने बताया था आपको कि ये जो मैंने इफ्तिताह कराया था। नहीं। अच्छा, जब मैं वाइस चेयरमैन बन गया तो रशीद चुगताई साहब ज़िले के चेयरमैन बन गए। तो मैंने इनको इस्तकबालिया दिया। सेवर सूबेदार, क्या नाम था उनका, बेड़िया सूबेदार, ये जो है कलसा के, उनके घर मैंने इस्तकबालिया दिया और देगे पका के लाया। कहाँ से? अल अजीज होटल से। स्वीट बाकी देगे, खाना पीना, सब लोगों को खाना दिया। रशीद चुगताई साहब और स्पीकर साहब मेजर मोहम्मद, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनका, मेरे साथ मर गए, बहुत मेरे साथ मदद की है उन्होंने, अल्लाह उनको जजा दे। वो मैंने उनको कहा कि वो झंडा लगा के ना, जब हमने इस्तकबालिया शाम को ख़त्म हुआ तो मैं सामान वापस ले जा रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आप लोग जाएँ कहाँ? ऊपर सोफे तक। स्पीकर का झंडा लगा हुआ और ज़िला चेयरमैन का, दोनों गाड़ी यहाँ से टर्न करें ताकि पता चले कि मैंने इन रोड का सरकारी इफ्तिताह किया। तो ऐसे करके हो गया ये बात। तो फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, सुल्तान ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी इसको ज़िला चेयरमैन को कि ये मनमानी कर रहे हैं, अकेले ये अब हमारी बातें नहीं सुनते। उसने कहा कि भाई बात यह है कि ये बात ये हुई कि जब मैं बाग में आया ना, तो ये कमर साहब जब शामिल हुआ, ये भी मैं अपनी जीप पे इनका चक्कर लगाया। ये मेरे अकबर से शामिल किए, ये भी मैंने अपनी जीप में, और मैं साहब
बिठा के दौरा कराया सारे बाजार में। किसी उस वक्त मुझे इतनी याद आज नहीं होती थी कि कोई फोटो या कोई बना के होगी फोटो लोगों के पास। तो ऐसे करके हमने जी 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 बड़ी जद्दोजहद की। तो वो क्या नाम है उसका, रास्ते में रुक गया। मैं क्या बात कर रहा था? अब ये बात कर रहे थे कि वो जो ना बिजली का प्रोजेक्ट। हाँ वो तो हो गया, सेटिंग जब हो गई तो फिर मैं वाटर सप्लाई के सिलसिले में लग गया। ये रत्न की हमने शामिल कराई, कोटले की शामिल कराई। जी जी मैं अपने असर सुख से तो जो पूल निकलवाई थी गाँव से, गाँव में कोटा में पूल होती थी, वो कब किस दौर में निकली थी? पूल थी जो बिजली पानी की थी, जो खुदाई करके लाई थी। नहीं, कूल जो है वो भी सरकारी थी? नहीं, कूल बहुत पहले की है। अच्छा, वो बहुत पहले। वो इसलिए कि धान लगाते ना, ये हमारे लोगों ने खुद बनाई हुई थी। अच्छा, लोगों ने बनाई थी, ठीक है। हाँ, तो पानी वहां से आता था और ये नीचे सुंग वाले डंगर से सेवर तक आता था। ये भी पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का। उसमें पता नहीं, वो तो सेवर वाला बंदोबस्त में होगा ऊपर कोटले का, मुझे याद नहीं। तो ये कूलें पहली थी। तो ये हमारे इस रोड के झगड़े में सेवर वाली कूल पीछे से हमारे कोटले वालों ने कस से बंद कर दी, तो ऊपर वाली हमारी चलती थी। जब लोगों ने धान लगाना छोड़ दिया तो कूलें भी बंद हो गई। तो ऐसे करके चलता रहा निजाम। तो मैंने गांव के लिए ये किया कि मदरसा लिया मैं जो अयूब साहब से, डिस्पेंसरी से ली, डिस्पेंसरी तामीर कराई, डाकखाना लिया तो अपनी दुकान में और भाई साहब को उसका पोस्ट मास्टर बनाया। डिस्पेंसरी ली तो अपनी दुकान में रखी फ्री में, ये जो मैंने बनाई थी सूफा में। तो ऐसे करते हुए बाद में तामीर हुई तो उधर शिफ्ट हुई साथ ही। फिर यह है कि मैंने रद्द हुई की यूनियन काउंसिल की कोशिश की, आपने लिबरल मेंबर की सीट के लिए कोशिश की। वो इधर अल शाहबाज होटल में हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कारकुनों का इज्तिमा था। मैदे साहब और खलीलाबाजी साहब से तो पूछा लगा कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं बल्दियाती, तो आप लोग क्या करेंगे ये जो 96 के। अच्छा, हाँ, 86 से 96 5 साल बनते हैं। जी जी हैं तकरीबन। हाँ, तो 96 के जो इलेक्शन आए ना, तो उसमें वो तजवीज़ मांग रहे थे। तो मैंने कहा कि बात यह है कि हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। मुझसे जब पूछे लगे कि आप अपने इलाके के बारे में बताएं, इब्राहिम साहब से पहले पूछा, उन्होंने देखा कि जी हम वोट देंगे, जमात का साथ देंगे, ये वो। मुझसे पूछने लगे तो मैंने कहा जी कि हम बाइकाट करेंगे और नाम वोट देंगे, लोकल काउंसिल का नाम देंगे, असम्बली का। तो मैं अयूब साहब और खलील साहब मुझे कहते भाई क्या बात बोल रहे हो? तो मैंने कहा ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बात यह है कि यूनियन काउंसिल हमारी, मैंने कहा कि यूनियन काउंसिल हमारी है बीरपानी, और बीरपानी बस्ती में है, हल्का हमारा है शर्की में। हम वोट देते हैं एमएलए का तो हम शर्की में जाते हैं। जब बल्दियाती निज़ाम का होता है तरक्याती स्कीमें तो सब बीरपानी में लगती हैं, तो हमें कोई पूछता नहीं है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। तो मैदे साहब ने देख के कहा कि हाँ भाई ये तो बात इसने ठीक की है, ये तीन को मुतासर हो रहे हैं, ख्वाजा रत्न कोटला। तो बाद में उन्होंने लेटर लिखा तो खलीलाबासी को कल आप जाएं मुजफ्फराबाद और ये जो बल्दियाती निज़ाम के बारे में यूनियन काउंसिलों के ये मंजूरी करा देना है। तो बाकी लोगों ने तारीफ जाई जो उधर लोग थे। तो खलीलाबाद साहब ने दूसरे दिन जाके सरदार कयूम साहब ज़ीर आज़म थे उस वक्त, तो उनसे मंजूरी लेने के यूनियन काउंसिल जो है 12,000 से अबाउट यूनियन काउंसिल आबादी है उसको तकसीम किया जाए। और कोटला वार्ड बन गया, रत्न यूनियन काउंसिल का भी हो गया कि ठीक है बनाओ। तो जब हम रत्न यूनियन काउंसिल के हदूद के बारे में करने लगे तो उन्होंने इब्राहिम साहब ने और इफ्राहिम ने जो है
मालदरा इसमें शामिल कराया, कहने लगे ऐसा करते हैं। तो बनी मुनासा उधर हो गया मीरपानी के साथ। इसमें एतराज़ लग गया उनका, मालदर वालों का, तो केस चल गया पहले डीसी के पास। तो डीसी ने नहीं माना तो फिर वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाके उन्होंने केस किया तो रद्द का मैंने अख्तियार दिया। शाहनवाज साहब थे हमारे बीरपानी के ठेकेदार, उनको मैंने दिया अख्तियार कि हमारी तरफ से आपने लड़ना है। तो वहाँ जो है हाई कोर्ट में जो है वो मुकदमा चलता रहा। फिर वापस हुआ कमिश्नर की तरफ मिसल वापस आई तो कमिश्नर आ गया बाहर। मुझे पता नहीं, मैं सुबह सुबह जा रहा था गाड़ी लेके सवारी है, तो ये सेवर कॉलेज के पास मुझे नज़र आया कमिश्नर। तो मैं उस गाड़ी उतार के लोगों को, तो मैं पीछे पीछे वापस आया। ये सेवर हम जो है ना इकट्ठे हो गए। तो वो पटवारी गिरदावर उसने साथ रखे हुए थे तहसीलदार। तो ये जो है ये बड़ा डूबा है सेवर में एक, वहाँ जाके वो खड़ा हुआ, पीछे मैं पहुँच गया वहाँ। तो उसने जाके कहा कि भाई ये बताओ कि ये मालदरा किस तरफ है और बनी मुनासिब किस तरफ है। तो पटवारी ने, हम पहले ये कहते थे ये जो कास है ना मालदरे का बनी मुनासिब का, ये कास बनना है। तो वहाँ जो पटवारी ने बताया उसने कहा कि ये गले से लेके ये ऊपर जो है ये जो है क्या नाम है उसको, सिंगा की आड़ी, ये जो नका है इससे उधर बीरपानी बनी मुनासिब, इधर मालदरा है। अब वो कास बनना ना हुआ, वो दरमियान गाँव के दरमियान में आ गया। इस वजह से हमें कमिश्नर ने लिखा कि मालदरा बीरपानी के साथ और कोटला ख्वाजा और कोटला ख्वाजा रथ में 5 मेम्बरों के ऊपर एक यूनिकॉर्न सब केस लगा था। ये बाद में फैसला हुआ। तो यहाँ पर रहीम साहब थे डीसी, उसके पास हम पेश होते थे। अच्छा। उसने हमारे फेवर में बातें लिखी सारी, लेकिन आगे मंजूर नहीं हुई। तो वो यूनियन कौंसिल बन गई हमारी 5 गांव पे, तजवीज चली गई ऊपर। तो इतने में इलेक्शन गए असेंबली के, तो सदर बन गया, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, सदर बन गया इब्राहिम खान और वजीर आजम था वो राठौर। तो सदर इब्राहिम ने आपने एक खड़ी की कि कौन सी एक यूनियन कौंसिल बहाल की, बाकी सब कैंसिल कर दी, उसने मंजूरी नहीं दी। तो रह गई हमारी यूनियन कौंसिल। तो वही रिकॉर्ड मेरे पास था कुछ। तो बाद में फिर मैंने ये किया कि ये पिछले दौर में मेरा अकबर खान को मैंने फाइल बना के दी, पूरी आबादी लिख के दी, पूरे वार्डों की सब जितनी भी लिख के दी। तो मिसल लगा के दी, वो मानता नहीं था। तो फिर सलीम साहब थे, उन्होंने पढ़ के बताया कि ये बात है कि इनका वाकई मंजूरी हुई है, खाली नोटिफिकेशन ही हुआ, सदर से मंजूरी लेनी है। वो खैर उसने वो कराई और फिर उसका भी हमने इफ्तिताह किया रदमी में जाके, मीटिंग कराई मैंने, सारा कुछ किया। अच्छा। तो वो यूनियन कौंसिल जो है ना, फिर ये हुआ कि केस चला कहीं रिकॉर्ड का, तो फिर यूनियन कौंसिल का मामला इल्तवा में पड़ गया। अच्छा, इस असना में मैंने एक दरख्वास्त दी थी जब वज़ीर खुराक होता था कर्नल नकी। अच्छा। वो उस वक्त मैं सब कैंप कम सदर थे, तो उनसे मैंने ये मदरसा का भी मंजूरी लिया था। और वो भी मैंने लिखा था कि ये हमारी सिपलाई डिपो हमें चाहिए, कहाँ, भेड़िया या कल्स। कल्स मैंने ये सूफा वाला सूफा नहीं लिखी, कल्स लिखा, तो कल्सा वो हो गया। तो वो जब मिसल चलती रही तो मंजूरी आई। बाद में उसकी भाग जो है एक शाह साहब थे, उनका नाम क्या तो शिया महल में रहते थे। अच्छा। वो थे इंस्पेक्टर, तो वो मुझे मजाक करने लगे कि भाई ये कल्सों पे बेड़ियाँ होता ही है, तो वो ये बगैर चाय केक के कैसे चलेगा ये।
तो मैंने पूछा वो ये मिसल आई है मेरी? उसने कहा हाँ आई हुई है। तो उसने, मैंने कहा कि अच्छे रिपोर्ट करना। मैंने उसको चाय शाय पिलाया, कुछ डब लगाई, तो वो उन्होंने फॉरवर्ड की तजवीज़। वो मिसल पड़ी रही तो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। कमल मान साहब के ज़माने में वो डिपो मंजूर हो गया और उसका फूड इंस्पेक्टर नहीं मंजूर हुआ और बाकी। तो जब डिपो मंजूर हो गया तो पता चला कि ये कलसा जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ होना चाहिए, हो गया। तो सिखाई भी मेरी इंशाल्लाह मेरी स्ट्रगल है। वीरपानी यूनियन अपना यूनियन काउंसिल की मेरी स्ट्रगल है, व्हाट्सएप लाइनों की भी मेरी स्ट्रगल है। और ये जो ऐसा वक्त गुजारा मैंने बहुत अच्छा। तो दोबारा जब इलेक्शन आए 96 में, तो मैंने कागजात जमा कराए डिस्ट्रिक्ट के भी और लोकल के भी। तो वो मुलतवी हो गए इलेक्शन में। उसके बाद हुए नहीं? उसके बाद नहीं, एक दफ़े हुए। अच्छा। एक दफ़े हुए तो रखने वाले ने हमें वोट नहीं दिए ना, रखने वार्ड था जब, तो हम अकेले रह गए। तो मैंने बैग ही नहीं खोलने दिया। अच्छा। इंतखाबी हमले का बैग नहीं खोलने दिया। रखने वाले लगा रहे थे ठापे, तो उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे, ठापे लगाएंगे। तो मैंने आगे दरख्वास्त दे दी उनको तो ये गलत हो रहा है। तो उसकी नकल ले ली मैंने रखने वाली। उसने कहा आगे मैंने बैग वापस कर दिया। तो बड़ा अच्छा मेरे रावी ने बहुत ताउन किया अच्छा, कि जो बात मैं करता था उसको सुनते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। कौन कौन से लोग आपके साथ शामिल थे जो आपके साथ खड़े रहे? शारफ शाह, नबीपुर साहब साथ रहते थे, नंबरदार साहब, ये सुलेमान साहब, अफसर खान, ज़्यादातर हम लोग ही थे, पेश थे। और काम के सिलसिले में जितने काम मैंने किए ना, मैं पहले उसका इंतज़ाम करता था बगैर बताने के। और जब इंतज़ाम हो जाता था तो उनको कहता कि आओ आज इस काम में चलना है। अच्छा। हाँ, पहले मैंने नहीं बताया कि मैंने रास्ता कहाँ से लेना है, किस से लेना है, क्या करना है, वो सारा हाँ। तो फिर ये हुआ कि ये जो मैच साहब ने स्कूल के लिए दिए ना 60,000, मैंने खलील को बनाया प्रोजेक्ट लीडर। हाँ, प्रोजेक्ट लीडरों के सिलसिले में मैंने 50,000 का बिशारों को दिया ठेका स्कूल का, ये नीचे स्कूल का 50,000 का मैंने दिया खलील को, और 13,000 का दिया मैंने आमिर को, और 20,000 का मैंने दिया अकबर साहब, मोहम्मद अकबर खान को, ये जो सड़क की इम्प्रूवमेंट के लिए से पादर से कूलो तक सिविल। अच्छा, तो मेरे अपने पास मैंने 2 ठेके लिए। क्या? एक जो बेड़िए से सोलिंग कोटले तक, और एक सेवर कालू स्कूल के पास से एक गनी के मोड़ तक सोलिंग, ये मैंने लिए। अच्छा। और बाकी जो है ना मैंने बाकी लोगों को ठेके दिए। तो बात यह है कि बीच में बहुत मुश्किलात आती रही, बड़ी मुखालफत, गड़बड़, कभी कहीं ये पैसे सारी चीजें आपने फेस की, बहुत फेस की, बहुत कुछ। इतना तफसील में अगर जाऊँ बिल्कुल आपने जो आप सोचेंगे कि क्या। अच्छा, ये हुआ कि अभी भी मैं ये जो है ना मीरकपुर साहब से मैंने जो है ये रत्नगिरी रोड जब्बर की ये मंजूरी कराई, पक्की की, और ये जो कोटले की रोड, ये पुल जो बनाया अभी मैंने RCC। जी। पहले तो आपको पता है कि ऐसे ही नहीं लोहे का नहीं था, पहले मैंने लगाया था पुल लकड़ी का, और वो 10-15 साल चला। फिर ये अपना नहीं फारूक ने जो है ना ये लोहे वाला लगाया पुल। पहले अपने पास से पैसे लगाए, फिर गवर्नमेंट से लिए कुछ, तो ये उसने लगाया था। तो ये जो
ये जो पुल मैंने कराया ना, ये एक अपना SDO साहब थे, नाम भूल गया मैं, ख्वाजा, यहाँ ख्वाजा मालिक है, बड़ा अच्छा आदमी था, डोरा उसको। वो जब आया था तो मैंने उसको कहा यार ये गिरफ्तार साहब ने रिकंडीशन ये इम्प्रूवमेंट सॉरी रोड पक्की देने के लिए किया सूफे से कोटला, तो बराए मेहरबानी इसमें फुल अप्रोच कर लो। तो उसने कोई स्कीम ऐसे बनाई कि ऐसे हम करते हैं कि ये 10-10 फुट के जो है ना 2 लगाते हैं, हाँ लगाते हैं पिलर, उसके ऊपर हम वो लगा देंगे सीमेंट वाला पुल, ऐसे काजबे तो पुल शक्ल के। जी जी। तो ऐसे करके उसने दिया, तो उसके ऊपर एब्जेक्शन रहा, कोई 1.5 में स्टैटिक में रहा के कभी एब्जेक्शन रख के आता था कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे तो नहीं थे ना मंजूर, हाँ ये रोड के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया। तो वो मैंने उसने मेहरबानी की कि उसने स्केच बना के किया, तो वो चलता रहा। फिर मैंने ये किया कि जब उसमें बहुत देर हो गई तो मैंने सेक्रेटरी वर्क्स थे उस वक्त, मुझे नाम नहीं याद रहा, उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे हमारे पुल का एक मामला है, तो आप मेहरबानी करके किसी को भेजें कि ये रोडें भी अच्छी नहीं बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं और उखड़ रही हैं, तो कोई आके मुआयना करे। वो जनाब उन्होंने हुक्म दिया ऐसी को, तो ऐसी आ गया। ऐसी आया तो मुझे नहीं पता था, ऐसी जब मोटर से चक्कर लगा के मुझे मिला ढूंढे में, तो वो जब इधर मिला मुझे तो मैंने उसको पुल के ऊपर रोक लिया। मैंने कहा कि ऐसी बात है, ये पुल का इतना अच्छा हुआ है, ये जो लोहे के पुल से क्रॉस करते हैं। तो उसने पूछा ओवरसीयर से कि भाई वो आपके पास स्केच है, कैसे बनाया, किसने, क्या मामला है? तो उसने बताया कि ऐसे हमने भेजा था, एक दफ़ा आया कि इसका हाइट दो लिख के, तो लंबाई चौड़ाई दो, वो भी हमने लिख के दिया, फिर पता नहीं क्या हो गया। तो उसने कहा कि भाई ये जो ऐसे नहीं बनाओ पुल, बल्कि इसके ऊपर बीम डालो और यहाँ पुल लगाओ, वाकई ज़रूरी है यहाँ। तो उसने कहा कि मंजूरी मैं दूंगा पैसे ले, तो ऐसे करके पुल लग गया, अल्लाह ने किया। तो अभी आपकी सेहत कैसी है, क्या पोजीशन है? बस बीमार कब हुए आपने? मुझे तकरीबन याद नहीं रहा डेट, 2 दफ़े एक्सीडेंट जो हुए ना मेरे, जी जी। तो उसके बाद मैंने गाड़ी छोड़ दी थी। तो उस दौरान में मेरा जो है ना ये पहले लेफ्ट साइड की टांग जो है ना जवाब देगी। अच्छा। तो बाद में मैं इसका इलाज कराते कराते राइट साइड में भी आ गया, तो ये मेरी टांगें काम करना छोड़ दी। अच्छा। अब 5-6 साल हो गए मेरे को, में कि ज़्यादा हो गया व्हीलचेयर पे हूँ। अभी भी शुरू में दवाइयाँ लेता हूँ प्राइवेट। मतलब आपको सेहत दे, आपने टाइम दिए आज, सबसे पहले तो ये मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतने बीमार भी हैं, उसके बावजूद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये दिलचस्पी ली मेरे मस्किन से ये बातें पूछने की। कुछ उल्ट पुल्ट बातें निकल गई होंगी, नहीं कोई याददाश्त नहीं है, समझ याददाश्त नहीं है, भूल जाती है। तो ये वाटर सप्लाई है, ये टंकियाँ मैंने बनाई हैं, वाटर सप्लाई ली हैं, बहुत जद्दोजहद की है मैंने, अल्लाह माफ़ करे। मैंने अपनी तरफ से कोई सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं किया अपने लिए, कोई 2-4 आने रुपया 8 आने कोई मेरे जिम्मे लगता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि मैं बदयानती करूं। मैं सही नीति से गांव के लिए जदोजहद की है, और अब भी मेरी ये ख्वाहिश थी। हाँ, बल्कि एक और बात कि मैंने बाद में मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, मदरसा लिया, मौलवी बढ़ते कराया, तो मौलवी जो है उसके ऊपर भी बड़ी बातें होती रही, मसाइल बने रहे, मुखालफतें ये वो, तो आज तक वो चल रहा है, मदरसा चल रहा है। तो वो कारी कभी आता है कभी नहीं आता है। बच्चों को हमने पढ़ाया कैसे कि बच्चे नहीं आते थे ना मदरसे में, तो मैंने कारी की ड्यूटी लगाई स्कूल में, और
ताकि स्कूल में बच्चे पढ़े, स्कूल में बच्चे पढ़े और बच्चे वहाँ से कुरान पढ़ के निकले, पढ़ के निकले, अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं। अभी तक पढ़ रहे हैं। तो बाद में तो जब मैंने दिलचस्पी छोड़ दी तो बस मामला ठप छप है, कोई पूछता नहीं है, देखता नहीं है। मेरी शुरू से दिलचस्पी थी। जब मैं लीबिया से आया 79 में तो मैंने एक मौलवी लाया था, शाह साहब इधर उलट के कहाँ के बूढ़े से, तो मैंने अपने घर में उसको रखा कि आप मस्जिद में अजान दिया करें और बच्चों को पढ़ाया करें। उसका पैसा मैं देता था सारा। तो आपकी अभी उम्र कितनी है, कितनी एज है सर की? उम्र मेरी 80 से ऊपर है। अच्छा, कुछ टोटल लगा लें 41-42 से टोटल रहे, कितनी बनती है 41 से, ठीक, 1941 है। 41। हाँ, तो मेरे भाई साहब जो है मेरे ख्याल में 84 की उम्र में मरे, अभी मेरी भी 82-84 होगी। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत चलो, शुक्रिया अदा बहुत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। यहाँ जो है ना, मैं आपको बताऊं जी, कि जी, बहुत अभी भी मेरी एक मंशा है कि ये जो मैंने पहले तैयारी की थी कि ये लिंक करे जाबड़ से, जी, जी, हमारी ज़रूरत है जाबड़ की तरफ, उनकी जी। ज़रूरत नहीं है। अब वो गलती हो गई कि नीचे से जो रास्ता बना तो ये हिल की तरफ सड़क जो है ना सेंटर से लोगों ने नहीं दी। अभी जो है ये जो है इन्होंने अपना नहीं फारूक ने तो ये शहजाद वगैरह ने जो रास्ता हमवार किया बीच में से, जी, जी, लेकिन आगे जो जाबड़ की तरफ जा रही है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये जानी चाहिए ऊपर से सीधी और जाके मोड़ में मिले, वहाँ से सीधे ही बच्चे जाएं रद्द हाई स्कूल तक। आज सर्वे अच्छे तरीके से हो ना? अच्छा तरीके से, ताकि आसानी रहे लोगों को। जी, जी, और एक मैंने ग्राउंड के लिए कोशिश की थी, जी, जी, आधा मैंने कटवाया है। वो हमने कोई चंदा किया था मस्जिद का, जी, जी, तो चंदा करके हमने कटवाया था आधा, वो कोई 70,000 का, तो बकाया रह गया है। अभी मैंने पिछली दफे मेरे अकबर साहब से मेरा छोड़ने का यही मसला हुआ कि आपने मेरी मस्जिद के पैसे मंजूर करके मुझे नहीं दिए, तो वो काम बकाया रहता है। चले अल्लाह करे वो भी अगर वहाँ अगर वो बन जाए, आसे पासे दीवार लगा के ना, जी, जी, वहाँ ईदगाह भी हो, जनाजा का भी हो और मस्जिद का भी। मस्जिद बनवाई थी, बड़ी मस्जिद के लिए पैसे दिए, मदरसा मंजूर कराया, बहुत कुछ किया। जी, जी, डाकखाना अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है, सही है। आपकी बड़ी स्ट्रगल है, तो इसलिए ये है कि चले मैंने कहा आपके इसलिए तो कार्ड बहरहाल में सब गांव वालों से, सब लोगों से, जिन लोगों ने सेवर उन सब लोगों का मैं इंतहाई दिल का था गरीब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ ताउन किया, आज तक मुझे याद करते हैं। जी, जी, और जहाँ जहाँ मैंने सर्विस किया है, लोग मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा याद करते हैं आज तक। कई लोग मैंने भर्ती कराए, अल्लाह ताला रोजी लगाई किसी तरीके से। मैंने आज़ाद कश्मीर में, प्रेस में, जगह जगह जहाँ ले भी गया वहाँ भी ले गया था, तो अल्लाह ताला किसी तरीके से पता नहीं मुझे वही सिला दे रहा है अल्लाह कि मेरे 2 एक्सीडेंट 3 एक्सीडेंट हुए हैं, मुझे अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने बचा लिया, बच गया। तो जी, दुआ करेगी ये मेरी माधुरी, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मेरी सोने हयात अधूरी जो भी है, इसमें गलती गुस्ताखी माफ़। तो जो मैंने इसमें बातें की है, अगर इसमें से कोई गलत हो नहीं हो कोई तो माफ़ कर दें। तो बहुत शुक्रिया, आपने जो टाइम दिए आज, तो कोशिश की है कि आपने इतने बीमारी के बावजूद मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करूँ। मैं इतनी देर बैठ नहीं सकता, लेकिन यह है कि मजबूरी बैठ गया कि जो आप बात कर रहे हैं, जी, जी, ये अच्छी बात है, तारीखी है। एक अपील करता हूँ मैं जी, आपको, जी। आप सब पढ़े लिखे बच्चों को जी, जी, एक बात याद रखें कि बड़े की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना। कोई गांव में अच्छा या बुरा, अच्छी पार्टी का या मुखालिफ पार्टी का आदमी जाए,
उसकी इज्जत करें और गांव का नाम अपने बाप दादा की रिवाज के मुताबिक चलाएं, उसमें बदनामी नहीं कराएं। ये मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे गांव वालों को ये हिदायत दे कि ये जो कोई बुराई या ये जो फरकाबाजी, अच्छा मैसेज। ये कबीलाबाजी, टब्बर वाली, ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए इसलिए कि गांव की हैसियत और गांव का जो असल मकाम है, मैंने आपको बताया ना कि इतना हमारे गांव का इतना अच्छा नाम था पहले जी जी कि हर जगह नाम लेके लोग खुश होते थे कि ये कोटले वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जी जी तो बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जी जी। आप जैसे होनहार बच्चों को अल्लाह ताला तरक्की दे, आमीन आमीन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, बच्चों को सेहतमंद बनाए, तरक्की दे। अल्लाह ताला सबका भला करे, आमीन। रत्न वालों का भी भला, सेवर वालों का भी, कोटले वालों का भी, जब्बड़ वालों का भी, सबको अल्लाह बिल्कुल। आपकी जिला दे। इनकी बड़ी हैसियत है माशाल्लाह शुमाली बाग में। तो आज ही इनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो इन्होंने अपनी जो स्ट्रगल बताई है, ज़ाहिर है काफ़ी लेल भी हैं, कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, बहुत सारी इतनी बीमारी के बावजूद इन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मैंने कोशिश की कि इनकी मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर सकूं। वो कि बहुत लेट हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो जो सुनने वाला कोई आदमी है, अगर किसी के खिलाफ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।